बच्चों, अर्थशास्त्र कला वाणिज्य की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आज अपन कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र में अपन पढ़ रहे थे बेटा राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय मैंने बताया 3 भागों में होती है ना। तो अपन पढ़ रहे थे व्यय आय। तो उसके अंतर्गत बेटा साधन का वर्गीकरण। तो साधन के वर्गीकरण में अपन ने मजदूरी और वेतन, तो मजदूरी और वेतन भी राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा है। इसी प्रकार लगान कर जो अपन देते हैं, और ब्याज, लाभांश, वितरित लाभ, सार्वजनिक क्षेत्र का अतिरिक्त और मिश्रित आय, और स्व उपयोग के लिए के मतलब जो स्व उपयोग में अपन जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो, ये सब चीजें साधन आय के वर्गीकरण के अंतर्गत हैं। फिर है विदेशों से प्राप्त आय। विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय। विशुद्ध आय होती है जो इससे अभिप्राय है एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा शेष संसार पे दी गई साधन सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय एवं संसार के द्वारा देश के लोगों की दी गई साधन सेवाओं के भुगतान का अंतर होता है। मतलब जो विदेश से प्राप्त आय, जो अपन को विदेशों से प्राप्त आय होती है ना, विदेश से प्राप्त होती है, वह साधन सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय देश के लोगों को दी गई साधन सेवाओं के भुगतान में अंतर है। एक देश की सामान्य निवासियों को, विदेशियों को 3 प्रकार से उनको विभाजित किया गया है। तो पहला है, एक देश में सामान्य निवासियों को मजदूरी व वेतन के रूप में प्राप्त होने वाली विशुद्ध आय जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है। दूसरा है, देश में सामान्य निवासियों की संपत्ति, मतलब देश के सामान्य निवासी होती हैं उनकी संपत्ति और उद्यमशीलता से किराया, ब्याज तथा लाभांश के रूप में प्राप्त होने वाली आय, विशुद्ध आय भी इसमें शामिल होती है। काय में? विदेश से प्राप्त होने वाली आय में। इस प्रकार विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय यदि धनात्मक है तो उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, और यदि ऋणात्मक है तो उसे राष्ट्रीय आय की गणना करते समय क्या करेंगे, अपन उसको घटाएंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते मतलब राष्ट्रीय आय की गणना होगी तो उसको जब होगी गणना करेंगे तो अपन उसको क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में की गणना से उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर है प्रत्यक्ष कर, जो कर दिखाई देते हैं उसे कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से जो अपन देते हैं, है ना। कर, संपत्ति कर जो अपन सरकार को मतलब प्रदान करते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष करों से तात्पर्य उन करों से है जिनका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो उसका भुगतान करता है। जैसे अगर अपने पास मकान है तो अपन उसका क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, कर का भुगतान करेंगे। तो आप अपने निजी स्वयं के मकान का, तो उसका भार किस पे पड़ेगा, आप पे स्वयं। सरकार एक निश्चित आय पर क्या करती है, छूट देती है, और शेष आय पर आयकर लगाती है। मतलब एक निश्चित आय होती है 30 समय सीमा पर। अभी आपको सरकार जो समय मतलब छूट देती है, आपको देखिएगा कि हर चीज़ में छूट है, रजिस्ट्री में, ये सब में, लेकिन शेष में वह क्या करती है, आयकर लगाती है। जो शेष आय होती है उसमें क्या करती है, आप बैंक से लोन लोगे तो आपको उसमें छूट प्राप्त होगी, और लेकिन जो लोन के बाद जो आय होगी उस पर आपको क्या लगेगा, आयकर लगे। कर सरकार की आमदनी का साधन नहीं है। कर सरकार की आमदनी का साधन नहीं है क्योंकि वह उससे अर्जित नहीं करती, क्योंकि इन करों से प्राप्त राशि का उपभोग सरकार उत्पादन के साधनों और सेवाओं के भुगतान में लगाती है। मतलब जो अपन कर देते हैं वह सरकार उनसे क्या करती है, उत्पादन कार्य करती है, तो साधनों सेवाओं में उसका क्या कर देती है, भुगतान कर देती है, जिससे उत्पादन होता है और आय का सर्जन भी करती है, मतलब आय का वितरण भी करती है। इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। फिर साधन आय का अनुमान। साधन आय का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक उद्यम द्वारा प्रयोग की गई साधन की मात्रा साधन कीमत पर गुणा किया जाता है। उद्यम द्वारा किए गए साधन भुगतान का पता चल जाएगा। एक क्षेत्र में सभी उद्यमों द्वारा किए गए, मतलब जो एक क्षेत्र में उद्यमों द्वारा किए गए साधन
मतलब दोनों को जोड़ने से उसके उस क्षेत्र के कुल साधन आय को ज्ञात हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा किए गए साधन दुकानों को जोड़कर शुद्ध घरेलू साधन आय की गणना की जा सकती है। मतलब जो दुकान से दुकानों की आय होती है उसका जोड़कर और शुद्ध घरेलू साधन आय को की गणना इस काय से की जाती है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा किए गए साधन और जो जो दुकानों से प्राप्त आय से शुद्ध घरेलू साधन आय की गणना की जा सकती है। प्राप्त घरेलू साधन विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मतलब जो घरेलू साधन आय है और विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय उसको जोड़कर क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। फिर राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय बराबर मजदूरी एवं वेतन। तब राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए मजदूरी और वेतन, धन लागान, धन ब्याज, आप मतलब जो जिस मुद्रा पर आपको ब्याज मिल रहा है और लाभांश जो आवित्रित हैं उनसे लाभ हो रहा है, प्लस सार्वजनिक क्षेत्र का अधिशेष, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो व्यय किया जाता है उसका अधिशेष, प्लस मिश्रित आय, मतलब पूरे देश की मिलीजुली आय, मिश्रित आय, प्लस स्व उपभोग के लिए वस्तुएं, मतलब जो स्वयं उपयोग के लिए वस्तु होती हैं उनसे प्राप्त आय, प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, मतलब जो विदेशों के द्वारा अपन को शुद्ध आय प्राप्त हो रही है वो, और प्रत्यक्ष कर। इन सबको मिलाकर क्या ज्ञात किया जाता है, राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। उसके बाद है साधन आय की गणना में क्या सावधानी होती है। तो जो साधन आय होती है, साधन आय की गणना में आय की गणना करते समय निम्नलिखित सावधानी आवश्यक है। तो पहला है गैरकानूनी कार्यों में होने वाली आय। अगर प्रश्न आएगा बेटा साधन आय की गणना में क्या सावधानी रखनी है, तो आपको यही लिखना है, गैर कानूनी कार्यों में होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जैसे जमाखोरी, तस्करी, घूस प्राप्त आदि। ये सब क्या है, गैर कानूनी आय है। फिर दूसरा है पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, किंतु दलालों से मिलने वाला कमीशन राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। फिर है अप्रत्याशित अथवा आकस्मिक, जो अप्रत्याशित रूप से और आकस्मिक रूप से मिलने वाली आय को भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो जैसे आपकी लॉटरी लग गई, ये सब इससे मिलने वाली आय जो है वो कैसी है, आकस्मिक है और अप्रत्याशित, तो ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं। चौथा है हस्तांतरित भुगतान, जैसे जैसे पेंशन, मतलब जो हस्तांतरित भुगतान होते हैं जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, सरकारी सहायता आदि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। फिर है मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर, अप्रत्याशित लाभों पर राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इन करों का भुगतान करदाता या तो अपने धन से अथवा भूतकाल की बचत से करता है। फिर है अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स, चाहे जो भी हो, मतलब नए हो या पुराने हो, इनके भी विक्रय में राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। फिर स्व उपभोग के लिए रखी गई वस्तुओं के उत्पादन मूल्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, मतलब जो स्वयं के उपभोग के लिए रखी गई वस्तुएं उत्पादन तक जो अपन कर देते हैं ना स्वयं के उपयोग, तो राष्ट्रीय आय में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद है व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर्मचारियों की आय का एक हिस्सा है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। 9वां है मकान मालिक ने अपने कब्जे में मकान को आरोपित की, और ये भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, क्योंकि जब मकान अपन ने किराए पर दिया जिससे जो आय प्राप्त हो रही है उसमें कर लगेगा ना, इसलिए उसे राष्ट्रीय आय में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। फिर निगम कर लाभ का एक भाग जो
निगम कर लाभ एक भाग है जो अंत में राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा।